Online students, kindly write in the chat box. Is the audio and video clear? Students who are attending on Zoom or YouTube, kindly write there. Use your chat box and write there. Is the audio and video clear? Okay. All right. So I welcome you all, है ना? First of all, for the orientation session for public administration. And if you are sitting here, that is, you are already have shortlisted this as your companion for your UPSC journey, है ना? That's most probably you are sitting here for that reason, because UPSC में हमारे पास already इतना time नहीं है कि हम unnecessary we devote anywhere, ठीक है? And as we have good number of students here, so I guess before I discuss the UPSC public administration syllabus and the various ideas regarding क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने टाइम में सिलेबस कवर होगा, एग्जाम में कितना हेल्प होगा, जीएस में कितना हेल्प होगा, उस पे आने से पहले आई वांट टू सी कि व्हाट यू थिंक अबाउट द सब्जेक्ट, एंड बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड कि यूपीएससी की इस पूरी जर्नी में, बिकॉज मेनी ऑफ यू आई हैव ऑलरेडी बीन इंटरेक्टिंग, सो इस पूरी जर्नी में आपको सबसे अभी तक डिफिकल्ट क्या लगता है? ठीक है, ये मैं थोड़ा सा जानना भी चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि देर आर इन you are a UPSC aspirant, and if I ask you your concerns, अभी तक पूरी प्रिपरेशन में क्या क्या कंसर्न आपको रहे हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विच आई कैन सी कि ऑलरेडी आप जीएस की क्लासेस में ऑलरेडी आई गेस 6-7 मंथ से या पूरा कोर्स भी कर चुके हैं. वी हैव स्टूडेंट्स लाइक दैट आल्सो, एंड ऑनलाइन सिमिलरली द सेम थिंग इज फ्रॉम यू गाइस आल्सो, सेम क्वेश्चन. अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पे टारगेट ईयर क्या रखा हुआ है आप लोगों ने? हु आर अच्छा, यहाँ से पूछ लेता हूँ मैं, व्हाट्स योर टारगेट ईयर? 25, एंड आपका भी 25 है सर? 25 है ना? और 25 के अलावा भी कोई है यहाँ पे स्टूडेंट? 26, 27, 26 एंड आपका 26. ओके, सो वी हैव स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव एग्जाम नेक्स्ट ईयर एंड देयर आफ्टर, है ना? तो ये हम लेके चलेंगे, तो बेसिकली हम स्ट्रेटजी भी अकॉर्डिंगली रखेंगे. ओके, आई हैव ऑलरेडी प्रिंटेड सम मटेरियल फॉर यू. एक बार ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, एंड बाकी मैं कुछ अभी और मंगा दूंगा. अभी जो साथ में बैठे दो वो एक एक ले लो, एंड बाकी फिर और हम क्लास के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है? एंड सिमिलरली द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग द ऑन जूम एंड यूट्यूब, आप लोगों को भी मैं टेलीग्राम ग्रुप जो है और जो इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप ग्रुप बना है, वहां पर मैं आपसे शायद शेयर कर दूंगा यूपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस, एंड जो रीसेंट क्वेश्चंस रहे हैं उसका ट्रेंड रहा है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. ओके, एक एक अभी ना दो दो एक एक कॉपी रख लो, ताकि बाकियों से फिर हम शेयर. आप तक पहुंचा नहीं अभी? ओके, कितनी कॉपी से आपके पास है? कोई कॉपीज और बची? ओके, तो कोई इशू नहीं है, फिर अकॉर्डिंगली हम मैं बाद में भी शेयर कर दूंगा आपके पास. आई हैव सफिशिएंट प्रिंट आउट्स. ओके जी, सो हेयर आई वांट टू नो अबाउट योर कंसर्न, बिकॉज आप ऑलरेडी देखो, जो 25 के लिए तैयार कर रहे हैं मतलब ऑलरेडी जीएस की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, एंड जो 26 के लिए तैयार कर रहे हैं 2026, उनके कंसर्न्स कुछ और होंगे, या यूपीएससी के रिगार्डिंग उनके कुछ मिथ्स आई कैन से कि यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन विद यू गाइस, ठीक है? वो भी हम बात कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि आपको अभी तक की जर्नी में व्हाट इज योर फर्स्ट कंसर्न? मैम अभी तक आपसे पूछ लेता हूँ, है ना? आप तो आई गेस सभी क्लासेस में, अच्छा पीछे पूछ लेता हूँ आप दोनों से. सर, अभी तक जीएस का कितना सिलेबस कवर हो गया आपका? मतलब कब से स्टार्ट किया प्रिपरेशन? हाँ, 1 जुलाई से शुरू किया है. ओके, तो फिर तो थोड़े ओल्डर स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ, आपका बैच कब शुरू हुआ था? अगस्त में शुरू हुआ था लास्ट ईयर, है ना? ओके, तो मुझे बताओ सर, अगस्त तो लास्ट ईयर ही आया होगा, क्या हो गया? अप्रैल में. ओके, तो मुझे बताओ अभी तक आपकी जो जर्नी रही है उसमें क्या कंसर्न्स आए? what kind of a concerns you have felt as of now? ओके, सबसे कॉमन जो सबसे बड़ा इशू आता है दैट इज कि यूपीएससी का जो सिलेबस है, वी से कि इट इज अ लेंथी सिलेबस. सबसे पहला तो इशू हमेशा ही यही रहता है, ठीक है? ओके, इसके बाद और क्या इशू रहता है? हाँ, टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज सिलेबस बड़ा है तो फिर टाइम मैनेजमेंट खुद में एक इशू हो जाता है.
क्या कह रहे हो सर? याद नहीं रहता है, या बेसिकली रिवाइज करने का भी फिर आपके पास टाइम नहीं, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट आपको सिलेबस कवर अप करने में ही पहले इशू है। ठीक है, अब सिलेबस करने में इशू है तो फिर उसको फिर ऑप्शन भी रेडी करना है, एसए की राइटिंग भी करनी है, एथिक्स का भी प्रैक्टिस करना है, सारी चीजें करनी है। देन डेफिनेटली यू विल नॉट बी गेटिंग दैट मच टाइम फॉर द रिवीजन। अब रिवीजन नहीं तो याद तो होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो दैट इज अ नेक्स्ट कंसर्न, दैट इज रिवीजन। ओके, इसके अलावा कोई और कंसर्न? करंट अफेयर्स तो बेसिकली मैं इसको मैं ऐड कर सकता हूँ कि भाई लेंदी सिलेबस में हो गया, करंट अफेयर्स भी है। ठीक है, हाँ उसकी भी हम अलग से ही बात कर लेंगे। ओके, और कौन सा इशू है इसमें? इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? हाँ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जो अभी जिन्होंने स्टार्टिंग, जैसे आप लोगों ने भी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो ये चीज अभी रियलाइज नहीं होती। अभी रियलाइज होता है कि भाई अभी हम सिर्फ कंटेंट कवरेज कर रहे हैं, या ये कंटेंट ही ज्यादा लग रहा है अभी। ठीक है, और आपको हमेशा जब भी आप आंसर चेक कराने मेरे पास आओगे या किसी के पास भी जाओगे, हमेशा वो बोलेंगे कि आपने इंटीग्रेट नहीं किया। आपने क्वेश्चन में बहुत सारे जो डायमेंशन ओपन हो सकते थे वो आपने इंटीग्रेट नहीं किया, ये आपको हमेशा फीडबैक मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज द काइंड ऑफ अ कंसर्न। इसको मैं आई विल से कि इट इज अ कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू योर आंसर राइटिंग, और जिसकी वजह से यू गेट लो मार्क्स, लो मार्क्स इन आंसर राइटिंग। और बताओ, इसके अलावा कोई कंसर्न रह गया? ऑनलाइन यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, इफ यू फील लाइक कि ये भी आपका भी कंसर्न है तो राइट इन द चैट बॉक्स। हाँ जी, कोई डिफिकल्टी नहीं आती? ऐसा लग रहा है बिल्कुल हैप्पी हैप्पी चल रहा है सब कुछ। आंसर राइटिंग आ गया ना कंसर्न, वो तो मैंने लिख ही दिया है। इन चारों कंसर्न्स के अलावा बेसिकली अम्ब्रेला कंसर्न आपके यही है ना? बट एक कंसर्न और है जो मैं चलो पहले आपसे पूछ लेते हैं, आपको इसके अलावा और कोई कंसर्न लगता है? बस यही चार कंसर्न लगते हैं, या ओवरऑल इसी में आ जाएंगी चीजें? बहुत ज्यादा कंटेंट भी प्रॉब्लम है और हम्म। उसका बहुत सारे एक करके तो दूसरा भी छूट जाता है, टाइम मैनेजमेंट। हाँ, तो मैं वैसे तो इसके इंटीग्रेटी कर लूंगा कि भाई टाइम मैनेजमेंट का इशू है, कंटेंट ज्यादा है तो वो लेंदी सिलेबस में ही चला जाएगा, है ना? ओके, और कोई कंसर्न? एक जो सर की बात से मेरे को बात समझ में आ रही है ना, कि ये जो कई बार स्टूडेंट्स आते हैं कि सर कैसे करना है आगे, जीएस हो गया, ऑप्शन की भी तैयारी कर रहे हैं या आंसर राइटिंग कर रहे हैं, सर मार्क्स नहीं आ रहे। फिर उनको स्ट्रेटजी बना के दो, फिर वो एक हफ्ते 2 हफ्ते फॉलो करते हैं, फिर 2 हफ्ते फिर गायब हो जाता है। ठीक है, इसी करके मैं तो अब देखा है कि उन्हीं स्टूडेंट्स को स्पेसिफाई एम्फोसाइज करना है कि जो खुद से डेडिकेटली कर रहा है एफर्ट, बाकियों को जस्ट गिव देम द डायरेक्शन एंड लेट देम कम बैक कि भाई अब मैंने इतना काम कर लिया, उसके बाद में आ जाऊंगा। ठीक है, तो इफ आई पुट इट लाइक दिस, कि आपने भी फील किया होगा कि आपकी पूरी अभी तक की जितनी जर्नी रही है, तुम 2 हफ्ते 3 हफ्ते ठीक पढ़ते हो, उसके बाद फिर टाइम आता है कि फिर तुम एक हफ्ता बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। ठीक है, और जब वो एक हफ्ता या 2 दिन से शुरू होगा कि एक दिन नहीं पढ़ा, फिर 2 दिन हो गए, और 2 दिन से फिर वो 4 दिन, फिर हफ्ता निकल जाएगा, फिर तुम्हें जाके, और जब ऐसा होता है देन यू फील वेरी एंशियस ऑल्सो कि भाई होगा कि नहीं होगा, वी आर मेड मेड फॉर दिस एग्जामिनेशन और नॉट। ठीक है, एंड इवेंचुअली वी आर वी आर कंपेटिंग एट द नेशनल लेवल वेयर वी फॉल इन दिस कंपटीशन। मेरा तो एजुकेशन बैकग्राउंड बड़ा वीक है, ठीक है, या मेरी स्ट्रीम डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं एग्जाम कैसे करूंगा? तो ये सारे बड़े कंस्ट्रेंट्स आते हैं। ठीक है, एंड यू सी द पीयर्स ऑल पीयर ग्रुप ऑल्सो, कि भाई कोई 80% पे बैठा है, कोई 90% बैठा है, किसी ने बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। एंड देन यू ऑल्सो सी कि भाई देर आर स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड द एग्जामिनेशन, कि वो आईपीएस लेके बैठा है, कोई आरएस आईआरएस लेके बैठा है, और आप कह रहे हो कि यार इसने 4 साल लगा के ये रैंक अचीव किए, सो नाउ माय कंपटीशन इज विद हिम। ठीक है, तो फिर देन यू फील डीमोटिवेटेड काइंड ऑफ अ थिंग, है ना? ऐसी सिचुएशन आ जाती है। सो आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू हैव दैट काइंड ऑफ अ कंटिन्यूटी और रूटीन, एंड आई कॉल इट अ प्रॉब्लम ऑफ परसिवियरेंस। क्या होता है परसिवियरेंस? सुना है ये वर्ड? क्या मीनिंग होता है परसिवियरेंस का? यस, दैट इज मेंटेनिंग दैट काइंड ऑफ अ रूटीन। ठीक है, दैट इज यू आर ऑन द पाथ। ठीक है, आप धीरे चल रहे हो, फास्ट चल रहे हो, दैट डू नॉट मैटर। द थिंग इज यू आप चल रहे हो। ठीक है, सो दीज आर द इश्यूज। ठीक है, अब इसको अगर इफ आई पुट इन दिस वे, दैट ये आपकी लाइफ का है मसला।
ठीक है, ये बन चुका है आपकी लाइफ का मसला। ठीक है, और इसको दूसरी में बोलूं तो अब हम चाह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ असला। ठीक है, कि इससे बाहर कैसे निकलना है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, दैट इज सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नाउ इट इज नॉट द थिंग दैट ओनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन फॉर दीज प्रॉब्लम्स, other subjects are similarly gives you a solution for that, but let's see what additional help public administration can provide। ठीक है, सबसे पहली बात जो you may already aware and कुछ तो बैठे इसीलिए होंगे because somebody has told you that the syllabus is shorter। shorter और overlapping, ओवरलैपिंग। इट इज सेड कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस है और जो आपका जीएस का सिलेबस है, वो उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 60% जो सिलेबस है वो एक्चुअली आपका जीएस का सिलेबस है, चाहे वो प्री बोल लो चाहे वो आप मेंस बोल लो। ठीक है, आई विल शो यू कि ये हम क्यों कह रहे हैं, कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप ऑप्शन सब्जेक्ट जब कवर अप करते हो तो उसका जो 60% सिलेबस है वो ओवरलैप कर जाता है विद योर जीएस। ठीक है, विल सी दैट आल्सो। ठीक है, तो दैट इज द वन थिंग। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव अ फ्लो चार्ट हियर, एक डायग्राम देखते हैं एंड इससे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ दिस आई वाज थिंकिंग एंड आई मेड इट अकॉर्डिंगली कि आपका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस है, अभी मैं सिलेबस भी डिस्कस करूंगा बट आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू एज ऑफ नाउ। ऑनलाइन आई एम नॉट गेटिंग गुड एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइस, आर यू कनेक्टेड? आपको ऑडियो वीडियो आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में मेंशन करो, एंड इफ यू आर प्रेजेंट देन मार्क योर प्रेजेंट बाय राइटिंग सम कमेंट। ओके, वेरी नाइस। सो वी हैव I need response from all the students. At least all the students from the online, at least write in the chat box your target year. एक बार अपना टारगेट ईयर मेंशन करो so that I can also talk about your strategy, आपकी strategy के बारे में बात कर लें। Harish 2025, 26, 25. Okay, so we have the similar kind of representation on the online also, कि जो offline में हमें demography दिख रही है वही online में भी दिख रही है। Okay, so now if you see the syllabus, सो आई ट्राइड कि एक बार देखें जरा कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहां पे हेल्प मिलेगी इन जीएस पेपर। ठीक है, सबसे पहले अभी हैव यू सीन द सिलेबस? अदरवाइज मैंने सबको जो भी मुझसे अलग से आए थे पूछने ऑप्शन के लिए, मैंने सबको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डॉक्यूमेंट्स पकड़ाए थे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर मुझे बताओ सिलेबस देख के बैठे हो या अभी नहीं देखा है? किस किसने नहीं देखा है? ओके, अभी बिल्कुल भी नहीं देखा है। ओके, चलो, तो दैट मीन्स कि आज सिलेबस थोड़ा हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं पहले थोड़ा आपको ओवरव्यू देता हूं। देखो, सिलेबस में आपके पास है, इसमें अगर ओवरलैप की बात करते हैं तो फर्स्ट यू हैव जीएस पेपर 1, जो हिस्ट्री में आपका ओवरलैपिंग है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं, फिर मैं आपको इस डायग्राम के साथ ही सिलेबस भी दिखा देता हूं, एंड ताकि आपका कंपैरिजन हो जाएगा दैट हाउ इट इज इवेंचुअली गोइंग टू हेल्प। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि जो आपका यूपीएससी में मेंस के एग्जामिनेशन में जीएस पेपर में जो मैक्सिमम मार्क्स आते हैं वो इतने ही आते हैं, 1250, है ना। जीएस पेपर में यू हैव 4 जनरल स्टडीज पेपर एंड देन 1 एसए पेपर, 4 + 1 5 पेपर्स हो गए, 250 ईच, एंड देन दिस विल बी द मार्किंग, है ना। सो दिस इज द ओवरऑल मार्क्स। नाउ वी आर सेइंग कि इफ ऑल द थिंग्स विच यू कवर इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारे के सारे अगर आपको क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए तो इट विल बी अराउंड 60% ऑफ द सिलेबस, या अराउंड डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन 50% वी कैन से। नाउ अब इसमें हम एक बार देखते हैं कि आपका जो हिस्ट्री है वो कहां पर है सिलेबस में। वो हम क्यों कह रहे हैं कि हम हिस्ट्री में भी आपका सिमिलर टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे एंड इट विल हेल्प यू टू कवर इट फ्रॉम देयर। नाउ देखो, आपके पास 2 पेपर हैं, एक है आपके पास जीएस पेपर 1 एंड एक है जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 का जो हेडिंग है, जो टाइटल है, उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज। ठीक है, इसमें इन टोटल यू हैव 12 टॉपिक्स, and similarly in paper 2 that is called Indian administration you have 14 topics। टोटल कितने हो गए? हाँ, 26 टॉपिक्स, है ना। तो 26 टॉपिक्स हैं। अब इसको वी विल बी डिस्कसिंग नाउ। सबसे ज्यादा आपकी जो जीएस की ओवरलैप है ना, वो जीएस पेपर 2 में एज ऑलवेज, बाकी सब्जेक्ट्स में भी सेम ही रहता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपका सबसे पहला जो टॉपिक है
दैट इज अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा टॉपिक है, इट इज ऑल अबाउट हिस्ट्री। ये बात करता है मॉडर्न पीरियड से, कि मॉडर्न पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। क्यों बात करता है? बिकॉज इंडिया एस्पायर्स टू हैव दैट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और दैट काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल कंट्रोल जो अशोक के टाइम पीरियड में था। ठीक है, एंड इसीलिए इसमें मॉडर्न से आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कौटिल्य से, because he is the person who talks about he is the first person who scientifically studied various model of administration कि कैसा होना चाहिए। ठीक है, सो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो बेस बनता है। नाउ अब आपने ये अर्थशास्त्र या कौटिल्य के आइडिया जो है वो जीएससी क्लासेस में किए। ठीक है, तो दिस इज अ वन थिंग कि जहां पे आपका ओवरलैपिंग बनता है। सिमिलरली आपका जो नेक्स्ट आइडिया है, लाइक मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की भाई अकबर के टाइम पे कैसा था, प्रोविंसेस का में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, ब्यूरोक्रेसी कैसे है, लोकल गवर्नेंस कैसे काम करते, तो ये सारे आइडिया आपके एज इट इज आप जीएस में भी करते हो और आपके ऑप्शन में भी कवर होता है। ठीक है, एंड जीएस पेपर 1 दैट इज हिस्ट्री कॉम्पोनेंट में आपका कवर हो जाता है। नाउ दिस इज वन थिंग। नाउ अब इसके बाद दिस इज द आइडिया रिगार्डिंग द कवरेज विद रिस्पेक्ट टू योर हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में आपके पास और भी है, जैसे ब्रिटिश पीरियड। तो दिस इज वन थिंग, आपको तीन चीज में आता है बेसिकली। एक आपको आता है मौर्यन, वन थिंग, एंड देन मुगल्स, एंड द थर्ड पोर्शन हियर इज अबाउट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। अब अपना हैंडआउट देखो, उसमें पेपर 2 का फर्स्ट टॉपिक देखो, पेपर 2 फर्स्ट टॉपिक, पेपर 2 फर्स्ट टॉपिक। अब इसमें आप देखो क्वेश्चंस कौन से आए हुए हैं बिलो ईच कंपोनेंट ऑफ द टॉपिक। उसमें आपको नीचे लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है ना, दिख रहे हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं? कैन यू मेंशन एम? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? ये आपको रिसेंट क्वेश्चन ही है, 2022 23 के ही क्वेश्चन इसमें रखे हैं। हाँ जी, हम क्या क्वेश्चन है इसमें? यस, तो अब आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो पहली बात आपको मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन है। और अच्छी बात इस पूरे सिलेबस की है कि ये रिपीट होते हैं, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गए। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को जो है पिछले 15 साल के पेपर भी दिए। तो अगर वो 15 साल के आप पेपर देखोगे ना, 20-20 क्वेश्चन एक एक टॉपिक से अगर आए हैं, तो उसमें से अगर आप उनको क्लब करना शुरू करोगे इनटू द थीम्स, तो 5 ही थीम मिलेंगी और उसी से ही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो ये भी एक एडवांटेज होता है कि आपका रिवीजन में टाइम जो है अकॉर्डिंगली रिड्यूस हो जाता है। तो यू हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों उसको हम सेंट्रलाइज बोलते हैं। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली आपका जीएस से है। देन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल कैसे चेंज हो रहा है फ्रॉम द ब्रिटिश पीरियड टू द प्रेजेंट पीरियड। ठीक है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव क्वेश्चन कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, उसने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इंपैक्ट किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या इंपैक्ट किया है, ये आप पॉलिटी में भी करते हो। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया जिसकी वजह से हम ये कह पा रहे हैं कि अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कवर अप करते हैं, सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू कवर द हिस्ट्री मॉड्यूल। ठीक है, इसमें आपका हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसका हमने वेटेज इतना इसलिए रखा है बिकॉज आपको जीएस पेपर में 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। अगर सारी सभी आ जाएंगे तो अकॉर्डिंगली दिस विल बी द बेनिफिट। नाउ सबसे ज्यादा जो ओवरलैपिंग है वो आपका जीएस पेपर 2 है। इट विल नॉट बी इनकरेक्ट इफ यू से दैट ऑल द टॉपिक्स ऑफ द जीएस पेपर 2 आर देयर इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल आल्सो। ठीक है, आपका सारा का सारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में कवर हो जाता है बिकॉज पेपर 2 क्या है आपका? पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो इसमें आपका सारा पॉलिटी के टॉपिक्स हैं। फिर से चलेंगे अपने पेपर 2 पे, देखते हैं। नाउ यहां पे देखो, आपकी पॉलिटी अगर हो गई है या अभी जब होगी देन यू विल गेट द क्लैरिटी। इसमें देखो फिलोसफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट। फिलोसफिकल मतलब किस फिलोसफी पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बेस है। लाइक गांधी जी का क्या रोल है, अंबेडकर का क्या आइडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के क्या आइडियाज हैं। फिलोसफी मतलब व्हाई वी चोज सेकुलरिज्म, वाई वी से कि भाई वी नीड टू बी मोर पार्टिसिपेटिव। ठीक है, वाई वी से कि भाई वी इट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर अस। ठीक है, अभी पिछले 2 साल में या पिछले 10 साल से देयर इज अ डिबेट इन द कंट्री कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर इतना स्ट्रांग है तो फिर आप प्राइम पार्लियामेंट आपके पास है ही क्यों।
या उसका रोल क्यों ना चेंज कर दें हम, आप वैसा क्यों ना कर दे जैसे यूएस में कि प्रेसिडेंट इज द डिसाइसिव पावर एंड ही डू नॉट नीड टू कंसल्ट फॉर ऑल द मैटर्स टू द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के पास जाना ही नहीं है या उनकी सेनेट के पास जाना ही नहीं है, आप खुद ही अपने डिसाइड कर लो। ठीक है, तो ये भी डिबेट्स है। तो बेसिकली ये सारी जो डिबेट्स हैं, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन आइडियाज कि भाई पार्लियामेंट कैसे काम करती है, स्पीकर का क्या रोल है। ठीक है, अब जैसे अभी रिसेंटली अब न्यूज में आपके पास आ गया लीडर ऑफ ऑपोजिशन, है ना। अब ये न्यूज में फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 10-12 years वी आर गेटिंग दिस लीडर ऑफ ऑपोजिशन पोजीशन। ठीक है, हु इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन नाउ इन द लोकसभा? राहुल गांधी, है ना। राज्यसभा का बता सकता है कोई? राज्यसभा अभी बिकॉज न्यूज में नहीं है इतना, तो वी आर नॉट एबल टू रिकॉल दैट। ठीक है, सो अब ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना, एलओपी, अब ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी सिलेबस का पार्ट हो गया। ठीक है, या बेसिकली हमेशा से था, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज एग्जाम में आ सकता है। तो द बेनिफिट है, जैसे मैम अभी कह रहे थे कि करंट अफेयर्स में भी उसके लिए भी टाइम देना पड़ता है या उसके लिए टाइम नहीं मिल पाता। सो द थिंग इज कि अब जब तुम ये करोगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन करोगे, या फिर तुम पॉलिटी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का टॉपिक करोगे, तो दोनों ही जगह कवर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम ये सभी सिलेबस टॉपिक्स कवर अप करते हैं, तो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस, अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो तो जीएस में कवर हो रहा है, अगर जीएस में पढ़ रहे हो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक रिवाइज हो रहा है। ठीक है, दैट इज द ओवरलैपिंग पार्ट। ठीक है, इसमें आपको बेनिफिट हो जाता है। एंड सिमिलरली वी हैव टॉपिक्स लाइक यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि चीफ सेक्रेटरी का क्या रोल रहता है, या बेसिकली इन दिस टॉपिक वी हैव कैबिनेट सेक्रेटरी का क्या रोल है, पीएमओ कैसे काम करता है, या पीएमओ इतना स्ट्रांग क्यों है। ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इतना स्ट्रांग कैसे बन गया। जैसे एक टाइम इंदिरा गांधी का था जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इतना स्ट्रांग था, और अब वी हैव द प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनके टाइम पीरियड में आपका पीएमओ इतना स्ट्रांग है। इतना स्ट्रांग पीएमओ कभी और किसी के पीरियड में नहीं रहा है। जवाहरलाल नेहरू जी का स्टाइल जो थोड़ा अलग था, तो ही वॉज मोर कंसल्टेटिव, तो वहां पे पीएमओ जैसा किसी ऑफिस की कोई खास सिग्निफिकेंस थी ही नहीं। ठीक है, सो दैट इज अ डिफरेंस। सो अब आपका ये भी पॉलिटी का टॉपिक है आपका। ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या रहता है, गवर्नर्स का क्या रोल है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है, देन स्टेट गवर्नर का क्या रोल रहता है, सीएम का क्या रोल रहता है, ये सभी टॉपिक्स आपको मिलेंगे उसमें। ठीक है, अभी एक बार ओपन करके देखो आपका टॉपिक 4 पेपर 2 से ओपन करो, एंड इसमें देखो किस तरह के क्वेश्चंस आपको आए हैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली टू हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड कि यू आर नॉट गोइंग टू गिव एनी एक्स्ट्रा टाइम फॉर दिस पेपर। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स which are there in the optional subject which eventually will be covered in your GS preparation। हाँ, ये जरूर है कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब करते हैं थोड़ा और डेप्थ में जाना पड़ता है, उसमें कई सारे थिंकर्स को कोट करना पड़ता है, कई सारे आपके जो ऑथर्स है, राइटर्स है, कमेंट्रेटर्स है, उनको कोट करना पड़ता है। तो दैट विल बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वो क्लासेस में वो मेरा काम होगा कि आपको वो इंटीग्रेट करा देना, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप आंसर कर सके। जैसे अभी हम टॉपिक 4 को अगर देखें, यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपके पास 2022 का क्वेश्चन है चीफ सेक्रेटरी, कि चीफ सेक्रेटरी का रोल क्या है इन द गवर्नमेंट। तो कैसे वो स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज चीफ सेक्रेटरी क्या है, दैट इज द सीनियर मोस्ट पर्सन इन द स्टेट। स्टेट का सबसे सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट वही होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंटर का सबसे सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट कौन होता है, बता सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन, कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंट्रल लेवल पे सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट कौन है? ठीक है, देखो आई कैन सी हियर सम ऑफ यू आर इन योर किसी 21 एज है, 20 कोई 20 इयर्स का भी है, आई इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। सो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करते हो, देन यू कैन एस्पायर टू बिकम दैट टॉप मोस्ट ऑफिसर। ठीक है, कोई करेक्ट आंसर? कौन है इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट, कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी, है ना। सो कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाने की पॉसिबिलिटी आपके पास है अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसी जैसे सेंट्रल लेवल पे यू हैव कैबिनेट सेक्रेटरी, वैसे स्टेट लेवल पे यू हैव द चीफ सेक्रेटरीज, जिनका काम है कि स्टेट के इंटरेस्ट को सेंट्रल लेवल तक लेके जाना और सेंट्रल के जो इंटरेस्ट है उनको सिक्योर करना। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये आपका जीएस में भी होगा। ठीक है, हाँ, ये है कि पॉलिटी में जब आप इसको पढ़ते हो तो उसमें ज्यादा फोकस गवर्नर पे रहता है, चीफ मिनिस्टर्स पे रहता है, बिकॉज दैट इज पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी। ठीक है, बट इन गवर्नेंस वी टॉक अबाउट द सिविल सर्वेंट्स एंड ऑल, तो वहां पे चीफ सेक्रेटरीज का रोल और कैबिनेट सेक्रेटरीज का रोल हम कवर अप करते हैं, एंड दैट इज दिस योर टॉपिक। इसमें यही सारा है कि चीफ सेक्रेटरी का क्या रोल है, उसका डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, सीएम
का डिपार्टमेंट कैसे काम करता है या उनका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है, तो अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हियर यू हैव डिफरेंट न्यूज, ठीक है। अभी बड़ी सारी न्यूज है कि भाई जो दिल्ली गवर्नमेंट है या दिल्ली सीएम है वो हमेशा एक्यूज करता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नर वो हमें काम नहीं करने दे रहा। तो ये न्यूज में, तो यूपीएससी ने इसी पे क्वेश्चन बनाया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आया और आपका जीएस पेपर 2 में भी सेम क्वेश्चन था कि भाई व्हाट आर द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ठीक है। एंड वही अंडरस्टैंडिंग आपको अगर ऑप्शन में अगर आपने कवर अप किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो वहां काम आ जाएगा, एंड अदरवाइज अगर आपने जीएस में उसे पढ़ रखा है तो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसमें रिवाइज हो जाता है, ठीक है। दैट इज अ बेनिफिट। नाउ यही आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखोगे क्वेश्चन तो बात आएगी कि चेंजिंग रोल, कि भाई ब्रिटिश पीरियड में कैसा था एडमिनिस्ट्रेशन और अब चेंज होते होते कैसे बढ़ रहा है। अब मेरी बात समझो कि जब तुम when you are thinking to become an IAS ऑफिसर, सबका यही एम होगा, है ना। कोई IFS वाला है, फॉरेन सर्विस वाला, या इसके अलावा कोई और आइडिया? मोस्ट ऑफ यू आर एस्पायरिंग फॉर दिस पोजीशन, है ना। अब जब तुम्हारे नाम में ही इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है और एडमिनिस्ट्रेशन ही है नाम में, देन व्हाई वी आर थिंकिंग फॉर एनी अदर काइंड ऑफ आइडिया? इवेंचुअली तो बनना सर्विसेज में आना है, एंड सर्विसेज में आने के बाद आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा दैट यू हैड द डिपार्टमेंट, एंड फॉर हेडिंग द डिपार्टमेंट यू नीड टू नो द डिपार्टमेंट कि डिपार्टमेंट काम कैसे करता है, what are the various responsibilities and duties, what are the who are the seniors to my department, who are juniors to my department, what kind of a coordination I require, भाई मैंने वाटर वर्क्स वालों से कैसे काम कराना है ड्यूरिंग द मानसून पीरियड, ठीक है, या फिर मैंने रोडवेज वालों से किस टाइम कैसे काम कराना, बिकॉज यू विल बी द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इवेंचुअली एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल एंड यू नीड टू डिसाइड। तो फिर आपका बात आती है कि भाई ये सारी चीजें आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आपको यही सीखने को मिलता है कि भाई ब्रिटिश पीरियड में भी हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल उस टाइम पर भी था। वहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करता था, उसका काम बड़ा सिंपल सा था कि भाई मुझे ब्रिटिश एम्पायर के लिए रेवेन्यू निकाल के देना है, ठीक है, जितना पॉसिबल है उतना। बट नाउ द रोल हैज चेंज, नाउ वी डू नॉट कॉल इट अ डिप्टी कलेक्टर इन many of the states also, now we refer him with different names। कुछ स्टेट्स ने तो अब उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही बोलना शुरू कर दिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो द रोल इज चेंज कि अब आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं करना, अब आपको डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका यहाँ पे एक टॉपिक है प्लान एंड प्रायोरिटीज, कि आप इसमें कैसे प्लान्स बनाओगे या कैसे प्रायोरिटी सेट करोगे ऑफ योर डिपार्टमेंट एंड द गवर्नमेंट टू एनहांस द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रोल विच इज देयर। सिविल सर्विसेज, ये आपका पूरा का पूरा गवर्नेंस का टॉपिक है, ये पूरा का पूरा आपका गवर्नेंस का टॉपिक है एज इट इज, इसमें कुछ भी एडिशन नहीं है। अगर हम इसे जीएस से कवर अप कर लेंगे तो ऑप्शन में भी सेम ही है, मुझे ऑप्शन में आपको करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इतना सेम सिमिलर है, सेम क्वेश्चन आते हैं। अभी आप इसमें क्वेश्चन अगर मैं आपको कुछ दिखा दूं, निकालो जरा क्वेश्चन 8 टॉपिक। नाउ हियर यू हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग कि भाई रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में लेटरल एंट्री क्या है, ठीक है। अब ये गवर्नेंस की क्लासेस जिनकी हो चुकी है उनको पता है कि लेटरल एंट्री है कि बिना यूपीएससी का पेपर क्रैक किए कैसे आप सीनियर मोस्ट पोजीशन में पहुंच सकते हो, ठीक है। इट इज पॉसिबल, ठीक है। एक तो लीगल तरीका होता है, एक इलीगल भी होता है जो अभी तुम देख रहे हो न्यूज में चल रहा है ना, कौन चल रही है अभी वो न्यूज में, पूजा खेदकर, है ना। तो वो भी एक तरीका है, अभी एज ऑफ नाउ अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो विल नॉट से कि भाई इलीगल है, बट बेसिकली लीगल तरीका ये है कि आपके गवर्नमेंट को आप इतना इंप्रेस कर दो कि उनको लगे कि भाई इससे बेस्ट इंडिविजुअल तो है ही नहीं हमारे डिपार्टमेंट में, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे रहे, जैसे मनमोहन सिंह, ही वाज इन द रेवेन्यू सर्विसेज, उनको गवर्नमेंट ब्रॉट इन द पीएमओ ऑफिस, वहां लेके आए, वो आईएएस वाले उस पर अपनी लॉबी बना के रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही नंदन नीलकनी जिन्होंने आधार आपका इंप्लीमेंट किया, ठीक है, ब्यूरोक्रेट सेट की भाई हम कर लेंगे, ही सेट द गवर्नमेंट सेट की नहीं आपसे नहीं होगा, बिकॉज ये बड़ा आईटी रिलेटेड काम है और आप आईटी के लिए इतने इक्विप्ड अभी नहीं हो, ठीक है। तो उन्होंने बेंगलोर से नंदन नीलकनी को उठाया और उनको ये काम दिया कि भाई आप करके दिखाओ, एंड ही डन इट वेरी वेरी वेल, ठीक है। आपके पास मोर देन 100 करोड़ आधार कार्ड बन चुके हैं, ठीक है। तो दैट इज, अब ये आपका ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही टॉपिक है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस काम के लिए कौन बेस्ट है, ठीक है। बिकॉज इवेंचुअली गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम सीनियर ब्यूरोक्रेट, जूनियर तो हो नहीं, आप एसएससी बैंकिंग की तैयारी तो कर नहीं रहे कि आपको सिर्फ काम दे दिया और आपको करके निकलना है, you will be heading the department and it will be expected out of you, ठीक है। so this is a these are the topics, so यही आपका गवर्नेंस के, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो, ये भी आपका जो टॉपिक है दैट इज अगेन फ्रॉम द गवर्नेंस कि गवर्नमेंट ने अभी क्या क्या रिफॉर्म किए हैं। इसमें एक वर्ड सुना है आपने नया गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, कर्म योगी, मिशन कर्म योगी, ये वर्ड सुना है? हाँ,
कोई आइडिया मिशन कर्मयोगी? देखो बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट ने अपना थोड़ा सा काम आउटलुक चेंज कराने की बात कर दी। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई देखो पहले क्या था कि आप एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट या एज अ सीनियर ब्यूरोक्रेट आपका एक स्टेचर या एक प्रेस्टीज हुआ करती थी। दैट फॉर एग्जांपल वल्लभ भाई पटेल सेड कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज एक्चुअली द स्टील फ्रेम। ये इतना मजबूत फ्रेम है कि इसी की वजह से हम इंडिया को गवर्न कर पा रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो ये पूरा का पूरा कंट्री जो है कोलैप्स हो जाता। ठीक है, सो ही सेज कि भाई इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू गिव ऑल द क्रेडिट टू मी, कि भाई मैंने सारी की सारी प्रोविंसेस प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक इंडिया बनाया, ये सारा क्रेडिट मेरा नहीं है। इसमें ब्यूरोक्रेट्स का बहुत रोल है, बिकॉज ही सेज कि भाई इफ देयर वाज नो ब्यूरोक्रेट्स देन इवेंचुअली यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं होता तो लोगों की एस्पिरेशन पूरी नहीं होती, और फिर हर कोई अलग होना चाहता। ठीक है, कि नॉर्थ ईस्ट कहता है भाई हमें अलग होना है, कश्मीर तो कही रहा था वॉर टाइम से, देन सदर्न स्टेट्स हैदराबाद वगैरह वैली लड़ रहे थे। ठीक है, तो एवरीवन वुड हैव बीन कुड हैव सेड सो। अब ये बात थी इमीडिएटली इंडिपेंडेंस के टाइम की, जब आप अभी अभी इंडिपेंडेंट ही हुए। लेकिन फिर उससे उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसे डिटोरेशन शुरू हुआ कि हम ये बोला जाने लगा, जैसे गुरुचरण दास एक बहुत अच्छे बहुत बड़े ऑर्थर हैं। ही इज अ वेरी रिनोन्ड पर्सनैलिटी ऑल्सो। ही हैज रिटन वेरी मेनी वंडरफुल बुक्स। ठीक है, अब इनकी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, बट आई विल सजेस्ट कि ये सारी चीजें मैं खुद ही क्लास में इंटीग्रेट कर दूंगा। दैट विल बी माय टास्क एज आई सेड इन द स्टार्टिंग। आपको बुक्स अभी पढ़ने का आपके पास टाइम, बुक अभी लक्ष्मीकांत जैसी बुक्स पढ़ने का टाइम है, बाकी तो कहाँ से निकालोगे। ठीक है, तो वो वो मैं आपको करवा दूंगा, बाद में आपको टाइम मिले तो उनकी बुक पढ़ना। इन्होंने एक बुक लिखी, उसमें इन्होंने एक बड़ा अच्छा टाइटल दिया। उसका टाइटल था इंडिया ग्रोज एट नाइट वाइल द गवर्नमेंट स्लीप्स। बेसिकली इस टाइटल का मीनिंग ये है कि इंडिया जो ग्रो करता है ना, वो तब करता है जब गवर्नमेंट सो रही होती है। ठीक है, गवर्नमेंट जब जागती है तो काम खराब ही करती है, मतलब जो काम गवर्नमेंट करती है वो काम खराब ही निकलेगा। जब गवर्नमेंट जिस चीज में नहीं है वो काम अच्छे होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो कि इंडिया का आईटी सेक्टर गवर्नमेंट नहीं है, इट इज बूमिंग। ठीक है, अभी आपके पास यू कैन सी कि भाई जियो इज हैविंग अ मोनोपोली ओवर द ट्रेड एंड ऑल। ठीक है, इतना पैसा उनके पास आ गया कि एक दो साल से तो उनकी बेटी की शादी हो रही है, अभी तक खत्म ही नहीं हो रही है ना। ठीक है, तो इन दैट मैनर, सो इन दैट अब उसकी तरफ दूसरी ऑपोजिट कौन है? बीएसएनएल। ठीक है, अभी पीछे चल रहा था जब जियो ने अपने रेट्स बढ़ा दिए तो बात चली कि भाई बायकॉट जियो। अब बायकॉट जियो तो कर दोगे, लेकिन उसका ऑप्शन क्या है? बीएसएनएल इज नॉट वर्किंग। ठीक है, और नॉट वर्किंग इफेक्टिवली। ठीक है, तो दिस इज व्हाट गुरुचरण दास सेज कि भाई गवर्नमेंट जहां पर है ना, वहां पे आप देखोगे काम अच्छे हो ही नहीं रहे हैं, जहां पे गवर्नमेंट नहीं है वहां पे काम अच्छे चलते हैं। ठीक है, सो ऐसे ही इसरो का एग्जांपल दिया जाता है, दैट इसरो बीइंग अ गवर्नमेंट बॉडी, बिकॉज उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ही कम है, and that's why it has become a benchmark for the world also, not only for India but for the world। कि अब हर कोई इंडिया के इसरो को देखता है कि भाई इन्होंने इस कॉस्ट में ये स्पेस मिशन कर दिया, तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज अ हाई स्टैंडर्ड विच द इसरो इज सेटिंग। ठीक है, सो दिस इज द चेंज कि ब्यूरोक्रेसी वो भी है। हम करेंगे जब आपका पेपर वन में हम बात करेंगे इसकी, जैसे पेपर वन में वी हैव दिस आइडिया अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, कि आप ऑर्गेनाइजेशन किस किस टाइप की होती है, किस किस टाइप की आप बना सकते हो, दैट यू गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, बिकॉज एज अ डेवलपिंग कंट्री पैसा तो है नहीं आपके पास, तो आपको ऐसे सिस्टम्स लेके आने पड़ते हैं जहां से आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज इसमें कि क्या मैं पीएसयू बना दूं, या क्या मैं गवर्नमेंट का कोई नया डिपार्टमेंट ओपन कर दूं। जैसे अभी आपने देखा कि गवर्नमेंट ने जो आपका यूपीएससी जो पहले एग्जाम कंडक्ट किया करता था विद रिस्पेक्ट टू द नीट के एग्जामिनेशन, अब आपने उसके लिए अलग से एक एजेंसी बना दी ना, अभी न्यूज में भी है। क्या नाम है एजेंसी का? एनटीए, फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, अब ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अभी न्यूज में, तो अब देयर इज अ आर्ग्यूमेंट कि भाई इसका फॉर्मेशन ठीक नहीं है, इसकी वर्किंग स्टाइल में प्रॉब्लम है, तभी आपके पेपर जो लीक पहले कभी नहीं होते थे अब हो रहे हैं। ठीक है, सेम मंथ में यूपीएससी ने भी पेपर लिया फ्लॉलेस। एक बार सुप्रीम कोर्ट कोई किसी ने रिट पिटीशन डाली भी कि भाई हमें डाउट है यूपीएससी के फंक्शनिंग पे, एक बार आप चेक कराओ कि इनकी फंक्शन ठीक है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको काफी टाइम तक परस्यू भी किया, एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई द वे यूपीएससी कंडक्ट द एग्जामिनेशन इट इज इम्पेकेबल, इसमें कोई डाउट उठाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ ऑब्जर्वेशन विच दे हैव गिवन। ठीक है, सो दैट इज कि आपका एक एजेंसी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कि इतना बड़ा एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है, उसमें तो लोगों के स्टेक ही बहुत है।
करप्ट प्रैक्टिसेस के अगर पेपर लीक हो जाए तो कितना एडवांटेज है, किसी एक को पेपर मिल जाए तो सीधा आईएएस ऑफिसर, यहाँ तो डॉक्टर ही लगेगा, ठीक है, लेकिन वो पेपर कभी लीक नहीं होता, ये हो रहा है, ठीक है। सो वहां पे आपका ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंस है कि फिर आप ये किससे कराओगे, क्या इसके लिए कोई बोर्ड बनाओगे जैसे सीबीएसई जैसा बोर्ड, या फिर आप किसी कमीशन से कराओगे जैसे यूपीएससी का सिविल सर्विसेज कमीशन, ठीक है। अब ये वर्ड है अलग अलग कि क्या आपको ये काम बोर्ड से कराना चाहिए, क्या आप ये काम किसी कमीशन से कराओ। अभी तक ये वर्ड्स आप सिंपल लिखते थे, लेकिन जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप करोगे तब आप इन वर्ड्स का मीनिंग समझोगे, तब आप ये समझोगे कि ये अलग अलग मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस होते हैं कि इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो फॉर एनहांसिंग द आउटपुट, ठीक है। तो ये अब यही बात चल रही है कि भाई आप जो एनटीए है इसकी जगह कोई और एजेंसी ले आओ, बिकॉज इसके बस का नहीं है, ठीक है, ये नहीं करा पाएगा एग्जामिनेशन, ठीक है। सो दिस इज अ पेपर 1 में हम करते हैं, दैट इज मॉडल्स, मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ये कैसे कैसे हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया। नाउ पेपर 2 पे हम बात कर रहे थे। सो अगेन अब आपका चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो, चाहे आपका रूरल डेवलपमेंट हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे के सारे टॉपिक्स एज इट इज आपके गवर्नेंस के टॉपिक्स हैं, दे आर ऑल गिवन इन द गवर्नेंस, ठीक है। तो द सेम थिंग, सो इफ यू आर कवरिंग दिस इन जीएस तो आपका ऑप्शनल कवर हो रहा है, ऑप्शनल में कवर अप कर रहे हो तो जीएस का रिवाइज हो रहा है, सेम थिंग अगेन, ठीक है। सो दिस इज द दिस इज द आइडिया बिकॉज ऑफ विच वी हैव रिटन हियर कि आपका वेटेज कितना ज्यादा है या कितना ओवरलैप है, एंड देन अकॉर्डिंगली आगे की इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। जीएस पेपर 3 में आती है इकोनॉमी, इकोनॉमी के अलावा जीएस पेपर 3 में और क्या आता है, साइंस एंड टेक और डिजास्टर मैनेजमेंट, और मैं देख रहा हूँ कि सिलेबस कितना ध्यान है तुमको, अभी तो मैं टाइटल पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, इन्वायरमेंट, ऑनलाइन यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है, वो भी सब आपका जीएस पेपर 3 का ही पार्ट है, ठीक है। देखो सब सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने आते ही सबसे पहले आपको सिलेबस पकड़ा है, बिकॉज ये सिलेबस है आपका, यही डायरेक्शन है, ठीक है, कि भाई ये सिलेबस तो पूरा होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होते हैं आपको ये बताने के लिए कि किस लिमिट तक करना है, ठीक है, बिकॉज ये सिलेबस तो ये तो मास्टर्स वाला सिलेबस भी सेम ही होता है। एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस उठाओगे तो देखोगे सेम ही टाइटल्स होते हैं, सेम ही सिलेबस होता है। तो आपका जो प्रीवियस ईयर, इसीलिए मैंने उसमें हर एक सिलेबस में या हर एक टॉपिक में 3 3 4 4 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए। ये पर्पस क्या है, ताकि आप ये समझ सको कि ये सिलेबस है और इसको इस लिमिट तक करना है, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि हमें कितना टाइम डिवोट करना है और कितना टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। सो इकोनॉमी में जैसे कि इकोनॉमी में कहां कहां पे आपको ओवरलैप मिलेगा, गुड पार्ट है कि पेपर 1 में भी ओवरलैप है, ये बहुत रेयर होता है। पेपर 2 जो है सभी ऑप्शन सब्जेक्ट में जीएस के पेपर से ओवरलैप करता है, बट यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जीएस पेपर 1 से भी करता है। जैसे कि आपके यहाँ सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक है डेवलपमेंटल डायनामिक्स, कि डेवलपमेंट के क्या क्या मॉडल हो सकते हैं या डेवलपमेंट होता क्या है और उसको कैसे अलग अलग तरीके से परसीव किया जा सकता है, जैसे कि पॉवर्टी को कैसे इरेडिकेट किया जा सकता है, ठीक है, कैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज की जा सकती है, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपके डेवलपमेंट डायनामिक्स है। 5 ईयर प्लान कैसे काम करता है, नीति आयोग का क्या अप्रोच रहता है, प्लानिंग अभी कमीशन ने कैसे काम किया था। अब ये सेम टॉपिक आपके इकोनॉमी के भी है, ठीक है। सो इफ आई से तो डेवलपमेंट डायनामिक्स भी आपका कवर हो रहा है। देन इसके बाद पब्लिक पॉलिसी, इसमें भी आपका काफी पोर्शन जो है वो आ जाता है फ्रॉम योर इकोनॉमी, लाइक जीएसटी जैसी चीजें, ठीक है। जीएसटी आपका एक और चीज में आएगा, दैट इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी एक बार फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक खोलो अपने प्रिंट आउट में, online you will be getting this PDF, I will share it. So I will, in the end I will share my contact number also, so if you directly want to be in touch with regarding to any query you can ask me there, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आप इसमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, सबसे पहला क्वेश्चन, ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, तो ये एज इट इज आप करते हो इकोनॉमी में भी, ठीक है, बड़ा बेसिक टॉपिक है, आपने अगर 10th में भी पढ़ा होगा तो भी स्कूल में भी था, अगर +1 +2 में किसी के पास इकोनॉमी थी तो वहां पर भी ये आपने किया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैम, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, तो अगेन एक बजट का क्वेश्चन, जीरो जीरो बेस्ड बजटिंग, अभी बजट गवर्नमेंट प्रेजेंट करेगी इसी मंथ में, ये बजट आप करोगे इकोनॉमी के लिए भी कवर, इकोनॉमिक सर्वे आएगा वो भी तुम इकोनॉमी के लिए कवर अप करोगे, और जब वो कवर अप करोगे तो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कवर हो रहा होगा, ठीक है। दैट इज अगेन
एडवांटेज जो हम बात कर रहे थे कि ओवरलैपिंग सिलेबस है, और करंट अफेयर्स भी आपका सिमिलर ही है। ठीक है, इसमें आपको करंट अफेयर्स भी अलग से नहीं करना, जो तुम्हें जीएस के लिए करंट अफेयर्स कवर अप करना है वो सेम ही आपका यहाँ पर भी कवर हो रहा है ना। ओके जी, और क्या क्वेश्चन है वैसे? हम्म हम्म ओके, तो पॉपुलिस्ट पॉलिसी का क्वेश्चन है ये। पॉपुलिस्ट पॉलिसी मतलब कि भाई आप बस राइड फ्री कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर रहे हो, वाटर कनेक्शन फ्री कर रहे हो, सो दिस आर पॉपुलिस्ट आइडियाज। ठीक है, अब इससे फ्री करने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होता है। अभी रेवेन्यू लॉस इंक्रीज कवर अप करने के लिए फिर आप कहीं पर टैक्सेशन बढ़ाओगे या फिर कुछ और करोगे। ठीक है, तो दैट इज द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कि एक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए सिर्फ ऑफिसर नहीं चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो पैसा कहाँ से लेके आना है? ठीक है, जैसे आपने एक चीज की थी, आई होप गवर्नेंस की क्लासेस में, जहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाते थे हम। ठीक है, इसमें हम बोलते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 3 F बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद है किसी को? हाँ हाँ, दैट इज फंक्शन, फंक्शनरी, और क्या था सर? एंड फंड। ठीक है, कि आपको तीनों चीजें चाहिए। तो ये जो फंक्शन है ये गवर्नेंस में हम कवर अप करते हैं कि भाई क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे सकते हो एक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन बनानी कैसे है, क्या ये काम किसी बोर्ड से करवाना है या फिर ये काम मैं किसी कमीशन से करा सकता हूँ। जैसे हम अभी एग्जाम की बात कर रहे थे, तो क्या मुझे ये सीबीएसई से करवा लूं मैं? सीबीएसई एक बोर्ड है आपका, या फिर मैं यूपीएससी ऐसे कमीशन से करवा लूं। ठीक है, बिकॉज इनकी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फर्क आता है। ठीक है, ऐसे ही फिर आपका फंक्शनरी है कि भाई इसमें जो डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है वो आईएएस ऑफिसर है, या फिर इसको क्या पावर देनी है, क्या इससे काम लेने। ठीक है, बट द थिंग इज, थर्ड थिंग इज इम्पोर्टेंट, फंड। अब ये फंड कहाँ से आएगा और इसको मैनेज कैसे करना है, दैट इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो दिस इज गिवन इन योर पेपर 1। नाउ सो इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट से अगर देखेंगे तो ये भी आपका इकोनॉमी, टॉपिक 8 डेवलपमेंट डायनेमिक्स भी आपका पब्लिक इकोनॉमी का ही टॉपिक है। सो दीज आर द थिंग। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी टॉपिक्स हैं जीएस पेपर 1 में जो आपके कहीं पर किसी से एसोसिएट नहीं करते। ठीक है, लेकिन आपको दो चीजों में वो हेल्प करेंगे, एक है एथिक्स और दूसरा है एसे राइटिंग। ठीक है, इस दोनों में आपको हेल्प करेगा। जैसे कि इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट आइडिया दिखाता हूँ, लाइक दिस, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसमें बातें आती हैं कि एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आई विल बी हैविंग 100 200 300 पीपल अंडर मी। तो मैंने उनको कैसे, पहली बात उनको रिक्रूट करके लेके डिपार्टमेंट लेके कैसे आना है, उनको ऐसे ट्रेनिंग कैसे देनी है कि मेरा डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर सके। ठीक है, देन अकॉर्डिंग उनकी प्रमोशन, पे, सैलरीज, ये सब कुछ भी देखनी है। तो ये है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जब पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो इसमें थ्योरीज भी आती हैं और इसमें आपका केस स्टडीज भी आती हैं। अब ये सेम चीज आप एज इट इज अपने एथिक्स के पेपर में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहां पर भी केस स्टडीज करनी है। वहां पर भी आपको देखना है कि भाई मैं, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आता है एथिक्स में कि भाई एज अ यू आर अ हेड ऑफ अ municipal corporation, then how you'll be able to ensure that the people are getting that kind of a services from you। और आपके पास कोई इंडिविजुअल आ गया कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है बट वो हैंडीकैप भी है, उसको आप कैसे सर्विसेज में रखोगे, तो सारी चीजें उसमें आपके आ जाती हैं। ठीक है, अब ये आप कैसे इंश्योर करोगे? तो अब जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करते हो तो इसके लिए आपके पास आंसर रेडीमेड में आता है कि भाई ये मॉडल्स हैं, ये थ्योरीज हैं, या फिर ये करंट अफेयर से हम एग्जाम्पल उठा सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ ये। अब इसमें दो टॉपिक मैं आपको एक साथ करा दूंगा, जैसे कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, कि ये दोनों सब एक साथ कैसे होते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है, राइट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का 10 1। ठीक है, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डिपार्टमेंट जो है, या एडमिनिस्ट्रेशन आपको चलाना है तो स्टाफ से चलेगा, फंक्शनरीज चाहिए, तो उनको रिक्रूट कैसे करना है, उनकी ट्रेनिंग कैसे करनी है, पोस्टिंग प्रमोशंस कैसे करना है, ये सारा आपका आइडिया इसमें रहता है। ठीक है, अब ये सब कुछ आपको, अब फॉर एग्जाम्पल आपको जो एथिक्स में क्वेश्चन आएगा तो इसी सब पे आएगा कि भाई how you will be able to ensure that these all things are happening in a good way manner with with following the moral values, ethical values and all। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आप करेगा। अब आपका रिसेंटली एक केस भी आ गया जो अभी हम बात कर रहे थे, दिस गर्ल। ठीक है, दिस आईएएस ऑफिसर है ना, सो दिस पूजा खेड़कर का अब केस हमारे पास है कि भाई देयर इज डाउट्स रिगार्डिंग हर क्वालिफिकेशन, देयर आर डाउट्स रिगार्डिंग हर हर सर्विसेज या काइंड ऑफ एथिकल एस्पेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, कि अब हर एक चीज पे डाउट है कि भाई रिक्रूटमेंट ठीक से हुआ कि नहीं हुआ,
ट्रेनिंग में वाई दे वर नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई, बिकॉज यूपीएससी ने लबासना से ही पूछा है कि भाई हाउ सच अ गर्ल कैन गेट इनटू द सर्विस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ड्यूरिंग योर टाइम ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, या आपको ट्रेन ही नहीं कर पाया दैट शी हैज दैट काइंड ऑफ एम्पैथी, ठीक है, या दैट हैज दैट काइंड ऑफ अ कंसर्न फॉर द पीपल कि भाई मुझे ऑडी चाहिए, मैं अपनी प्राइवेट ऑडी लेके आऊंगी, उस पर लाल बीकन्स भी लगाऊंगी रेड एंड ब्लू, ठीक है, तो ये कहाँ पे दिक्कत होगी, दैट ट्रेनिंग, आप ट्रेन नहीं कर पाए ऑफिसर को ठीक से। सिमिलरली यू हैव पोस्टिंग, अब पोस्टिंग आपने जहाँ पे दी, वंस शी वाज पोस्टेड देयर, देन वहां पर ज्यादा शी स्टार्ट डिमांडिंग कि भाई अपने सीनियर का, भाई दिस इज द ऑडेसिटी कि भाई अभी तो बेसिकली वो प्रोबेशनरी है, अभी कंफर्म भी नहीं हुआ है कि भाई ज्वाइनिंग आएगी, वो तो जब तक साइन नहीं करते प्रेसिडेंट तब तक होता भी नहीं, ठीक है, अभी प्रोबेशन पे है, वो लबासना के अंडर है, वो अभी उसका सारा उसका डीओपीटी के अंडर है बेसिकली, ठीक है, तो जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करता, दैट्स अ गुड थिंग कि आपकी जो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो प्रेसिडेंट साइन करता है, ठीक है, तो अभी उसने साइन किया भी नहीं है, ठीक है, सो एंड शी हैज दैट काइंड ऑफ अ गट्स कि असिस्टेंट कमिश्नर जो पुणे का है उसके ऑफिस का फर्नीचर और उसका ऑफिस हाफ कर दिया और आधा अपने में ले लिया, ठीक है, एज अ प्रोबेशनर यू इट इज मोस्ट प्रोबेबली कि आप वो वहां पे रहने वाले भी नहीं हो, एंड यू हैव दैट काइंड ऑफ अ गट्स, ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम कहां पे आ गई, दैट इज यू हैव प्रॉब्लम एट ईच ऑफ द लेवल, रिक्रूटमेंट में के टाइम पर, ट्रेनिंग के टाइम पर, पोस्टिंग में देयर इज अ, पोस्टिंग में यू हैव अ कंसर्न कि भाई आपको पहले ही दिन से कैसे आपका होम 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 कैडर मिल गया, वो तो मिलता ही नहीं है, बहुत रेयरली होता है, रिटायरमेंट में जाके किसी को वापस मिलता है, अगर अच्छा रैंक नहीं आता तो आपको अपना स्टेट भी नहीं मिलता, इसको तो अपना डिस्ट्रिक्ट भी मिल गया, ठीक है, दैट इज अ कंसर्न, ठीक है, एंड फिर हमारे पास बात आती है कि जैसे कुछ अच्छे ऑफिसर्स भी होते हैं, ठीक है, तो उनको आप कैसे अप्रेजल दोगे, ऐसा क्या आप उनके लिए करोगे कि वो मोटिवेटेड रहे, प्रमोशन सिर्फ आपका पोजीशन वाइज नहीं होता या पोस्ट वाइज नहीं होता, पोजीशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज भी होता है, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमें पोजीशन से मतलब नहीं, हमें काम दे दो, ठीक है, एंड देन यू नीड टू आइडेंटिफाई कि हु इज द पर्सन सुटेबल फॉर व्हाट, या किसको किस तरह से मोटिवेट करना है, कोई अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए मोटिवेट रहता है, एंड कुछ जो है दे आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड द इंसेंटिव, जैसे आर्मी ऑफिसर्स, दे आर नॉट मच कंसर्न अबाउट द इंसेंटिव, बट दे आर कंसर्न अबाउट द असाइनमेंट, भाई आप मुझे बॉर्डर पे भेजो, आप मुझे इंटरनेशनल असाइनमेंट से भेजो, दे आर मोर कंसर्न अबाउट दैट, तो आपको किसको कहां पे लगाना है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन द पे एंड सर्विस कंडीशंस, ठीक है, तो दीज आर द थिंग। अब इसमें आई कैन इंटीग्रेट वन मोर थिंग, ठीक है, जैसे भी मैम बात कर रहे थे कि इंटीग्रेशन इज अ इशू, ठीक है, अब ये करंट अफेयर्स का इशू है, इसको मैं थ्योरी से इंटीग्रेट कर देता हूँ, वी हैव अ थ्योरी हियर विद रिस्पेक्ट टू द विद रिस्पेक्ट टू टॉपिक 3 एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, कि आपने मोटिवेशन के कई सारे एंगल्स रहते हैं, मोटिवेशन, ठीक है, सो सबसे पहले सर कोई जॉब अगर सीख करता है तो वो चाहता है उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, तो कुछ इतने में खुश हो जाता है कि भैया रोटी कपड़ा मकान मिल गया, उतने में खुश है, बट सम नीड मोर थिंग्स, दैट इज कि भाई सोशल सिक्योरिटी, दैट यू आर गेटिंग पेंशन और नॉट, ठीक है, आप फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स के लिए वांट सम काइंड ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स एंड ऑल, ये मिल गया, देन यू हैव नेक्स्ट थिंग कि भाई सब कुछ सेटल है अब लाइफ में, नाउ आई नीड अ वाइफ, या आई वांट टू मैरी, या आई शुड बी हैविंग अ गुड फ्रेंड सर्कल, ठीक है, अब कई सारे आईएएस ऑफिसर जो किसी और वे में मोटिवेटेड थे कि भाई हमारा प्रेस्टीज बढ़ेगा, रेपुटेशन बढ़ेगा, उनको मिल गया जाके दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जहाँ पे नक्सल अफेक्टेड एरिया है, एक मॉल भी नहीं है पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो फिर एंड दे आर यूज्ड टू द सिटी लाइफ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर उनका मोटिवेशन कैसे आएगा, ठीक है, सो द थिंग इज फिर देन दे विल बी सीकिंग दिस कि हमें फैमिली साथ मिल जाए, तो आप उनको उनका उनके फैमिली के लिए कुछ एडजस्टमेंट ऐसे कर दो कि वो साथ रह सके, सो दैट विल बी द लेवल ऑफ मोटिवेशन दे हैव, and eventually the topmost motivation for any in any profession is a self actualization, when you work for the system or you work for yourself, अब बोलते हो कि पैसा भी है, फैमिली भी खुश है, सब कुछ ठीक है, अब आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ बिंग, कि भाई मैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज व्हाट आई कैन गिव टू द कंट्री, या आई कैन अचीव और द हाईएस्ट प्रेस्टीज आई कैन अचीव फॉर माई सेल्फ, ठीक है, दैट इज अ लेवल ऑफ मोटिवेशन एट ईच ऑफ द लेवल, हम यहाँ से शुरू करते हैं और हमें यहाँ तक जाना होता है, तभी आप देखते हो कई सीनियर ऑफिसर आपस में बड़े भिड़े होते हैं, न्यूज में आ रहा होता है कि भाई दे आर नॉट हैविंग सम काइंड ऑफ आर्गुमेंट विद ईच अदर बिकॉज दे आर इज दिस लेवल, अब उनके लिए ये सारी चीजें मैटर नहीं करती, मिल चुका है, अब उनको मैटर करता है कि उनकी प्रेस्टीज उतनी मेंटेन है कि नहीं, ठीक है, दैट इज द थिंग, सो दिस इज हाउ दीज ऑल टॉपिक्स आर इंटररिलेटेड एंड दिस इज हाउ दिस सिलेबस ऑल वर्क। अब इसमें गोइंग बैक टू आर दिस असले वाला साइड पे जहां पे हम बात कर रहे थे, नाउ सो आपको एक बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज दिस इज ओवरलैपिंग,
एंड इसका मैंने आपको बेनिफिट बता दिया कि आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे इकोनॉमी का है, एथिक्स का मैंने आपको बता दिया, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू। एंड देन यू हैव द एसे, ये सारी चीजें कि मोटिवेशन कैसे काम आती है, डेवलपमेंट कैसे, हाउ यू नीड टू इंश्योर द पॉवर्टी एलिवेशन, रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेट एंड ऑल, ये सारा अकॉर्डिंगली इट सम अप टू हेल्प यू अराउंड 60% इन द जीएस पेपर। ठीक है, जीएस पेपर में आपको हेल्प मिल जाता है। नाउ अब जब यही मेन कंसर्न आपका रिजॉल्व हो गया ना, कि आपको एक शॉर्टर सिलेबस मिल गया, ओवरलैपिंग मिल गया, तो आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स और ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होगी। जैसे कि नंबर 2 प्रॉब्लम वाज टाइम मैनेजमेंट, सो नाउ यू हैव गुड विंडो। ठीक है, अब नाउ यू हैव विंडो फॉर रिवीजन। ठीक है, अब आपके पास विंडो टू रिवीजन आ गया, टाइम अपने आप मैनेज हो गया, तो आपका थर्ड कंसर्न भी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो गया। ठीक है, दैट इज रिगार्डिंग द रिवीजन पार्ट। अब इसमें आता है रिगार्डिंग मार्क्स इन आंसर राइटिंग। नाउ दिस इज वेयर माय रोल विल बी। ठीक है, कि आप सिलेबस तो कवर अप करेंगे, बट हम अपनी क्लासेस के साथ साथ वीकेंड में या फिर 2 वीक्स में जैसे जैसे हमारा टॉपिक खत्म होते जाएंगे, वैसे वैसे हम उनके क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहले वी विल सॉल्व द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। आई विल personally evaluate your copies also, so that you get the I also get to know about you, because it is not a journey only for 3-4 months। आपकी जर्नी तब तक हम कंटिन्यू साथ रहेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो आई नीड टू सी कि आपका लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट कहाँ पे आपको ज्यादा स्कोप है, बिकॉज बेसिक से शुरू करने वाले हैं हम, तो कहाँ कहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट देना है, आपका आंसर राइटिंग में क्या कंसर्न्स आते हैं, आप क्वेश्चन का अप्रोच समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते, आप क्वेश्चन में का डायरेक्टिव समझते हैं कि नहीं होते, तो उसमें 1-to-1 इंटरेक्शन बहुत जरूरी होगी। सो दिस 1-to-1 इंटरेक्शन will be my responsibility, and this where you'll be able to learn the art of answer writing। ठीक है, तो यहां से हम आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग पे आ जाएंगे। अब क्योंकि आपके पास विंडो था फॉर एडिशनल टाइम, बिकॉज दोनों चीजें आपकी ऊपर कवर हो रही हैं ओवरलैपिंग टॉपिक की वजह से, सो यू हैव टाइम फॉर टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो एंड फॉर द रिविजन ऑल्सो, एंड रिविजन के लिए टाइम है तो हम आंसर राइटिंग के लिए भी टाइम निकाल पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज अ बेनिफिट। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट बात, बट आई एम टॉकिंग द लास्ट, दैट इज द इंटरेस्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना ऑप्शनल डिसाइड करने में, या इस किसी भी ऑप्शनल को परस्यू करने में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अगर इंटरेस्ट होगा ना, तो दिस जर्नी विल बिकम वेरी इजियर। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि भाई जहां चाह वहां राहत, सुना होगा ये लाइन है ना, बड़ा पॉपुलर सा फेस है। मैं तो स्टूडेंट्स को बोलता हूँ जहां चाहत वहां राहत। ठीक है, बेसिकली क्योंकि अब आपकी अगर चाहत है कि भाई मेरे को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा इंटरेस्ट एरिया है, ठीक है, अभी मैंने आपको सिलेबस का ओवरव्यू दिया है, सो इफ यू फाइंड कि भाई दिस इज काइंड ऑफ ऑफिसर आई वांट टू बी, या दिस इज द काइंड ऑफ अ सिस्टम आई वांट टू सी एंड चेंज, ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट अपने आप बनेगा। एंड इफ यू हैव द इंटरेस्ट, तो फिर इट इज अ क्वाइट अ इजी जर्नी, फिर बड़ी इजी हो जाएगी जर्नी। एंड दिस दिस इज द रीजन कि आपको दिखेगा कि जो यूपीएससी में रिजल्ट्स भी हैं वो बड़े इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। जैसे ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, यूपीएससी का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, इसमें बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी दिए हैं, यू कैन कंपेयर विद इट विद दैट आल्सो। ठीक है, एंड नाउ इट इज अ इंक्रीजिंग ट्रेंड, बिकॉज थोड़ा स्टूडेंट क्या होता है, बिकॉज अभी आप ना नई नई प्रिपरेशन में आते हो, तो थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है, तो हम एक को देख के ना फिर फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि भाई हो गए, उसने किया तो मैं भी कर लूं। इस करके अभी आप देखोगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो स्टूडेंट अपेयर कर रहे हो कम है। ठीक है, कभी यूपीएससी में बाकी सारे सब्जेक्ट मिला दो वो एक साइड होते थे, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट एक तरफ होता था। ठीक है, दैट वाज द टाइम ऑफ 2013, 14, 15। ठीक है, उसके बाद से ट्रेंड थोड़ा चेंज होना शुरू है, बट इवन आफ्टर दिस चेंज ऑफ ट्रेंड यू विल फाइंड कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सिलेक्शन रेट है वो अभी भी 7.5 का है। और ये किसी भी उस ऑप्शनल सब्जेक्ट से आप कंपेयर करो जो बहुत पॉपुलर चल रहे हैं, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू नेम पब्लिक पॉलिटिकल साइंस हियर 8.3, एंड ऐसे आपका सोशियोलॉजी भी इसमें मेंशन होगा 9.2। ठीक है, so this is a kind of a, so they are giving a similar kind of a output। ठीक है, सिमिलर आउटपुट है। अब ये मैटर करता है आपके इंटरेस्ट पे कि आपका इंटरेस्ट कैसे, जैसे जिनका अच्छा इंटरेस्ट मेंटेन है बना था, दे हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, एंड 300 क्रॉस करना वो भी ऑप्शन सब्जेक्ट में इज कंसिडर टू बी अ वेरी वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, और वेरी kind of a marks which give you competitive advantage, because जीएस में सबके सिमिलर से स्कोर आने हैं। आपको competitive एडवांटेज मिलता है एथिक्स के पेपर में, एसए के पेपर में, एंड ऑप्शनल में। सो अगर आप 300 नंबर निकाल सकते हो, और ये तो मैंने कुछ के नाम और नंबर्स दिखा रहा हूं आपको, ऐसे तो आपके पास बच्चों के नंबर
इस ऑप्शन सब्जेक्ट में 334 भी रहे हैं, 334, 328, और ये बहुत हाई नंबर है। किसी भी ऑप्शन सब्जेक्ट में भी इतने नंबर नहीं आते जितने आपको, अगर आपका इंटरेस्ट है तो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, जैसे अब इस टेबल में मैं आपको दिखा रहा था, अब इस टेबल में अगर आप देखोगे, सो अपेयर कितने हो रहे हैं, 500, जो जिनका प्री क्वालिफाई हुआ वो कितने हैं, 500 हैं, एंड उसमें से 38 जो है वो फाइनली आपका सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट शोज कि जिसका इंटरेस्ट है वो अच्छा स्कोर करता है। ठीक है, और जिसका कम इंटरेस्ट है देन इवेंचुअली आपको जीएस में जो ओवरलैप का बेनिफिट मिल रहा है वो तो है ये। ठीक है, सो दैट इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस, कि आपके ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं व्हेन यू परस्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो दीज आर द ऑल द बेनिफिट्स यू हैव। ठीक है, अब ये तो था जो मैं आपको ओवरव्यू देना चाह रहा था पूरे सिलेबस का। नाउ इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑप्शन सब्जेक्ट तो प्लीज आस्क। आप कुछ क्वेरी है, कोई क्वेश्चन तो बताओ ऑनलाइन, आपका कोई ऐसा कोई क्वेरी जो इन सारी चीजों में कवर अप नहीं हुआ, या ये जो हमने पूरा दोनों चीजें बनाई, दैट इज योर मसला एंड असला। ठीक है, इनमें अगर कोई ऐसी चीजें जो नहीं कवर हुई जिसका आप आंसर चाहते हो। हाँ जी, अच्छा, और जब तक आप सोचो तब तक मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी, यू ऑल नो की क्लासेस का टाइमिंग वगैरह क्या है, हाँ बता दिया है, 2:30 to 4:30 टाइमिंग्स रहेंगे। ठीक है, दीज आर द स्टैंडर्ड टाइमिंग, फिक्स टाइमिंग्स, बट एंड जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो बाकी सब्जेक्ट से कंपैरेटिवली कम रहेगा, 4 मंथ्स या 4.5 मंथ्स रहना चाहिए, बट मैं इसको रहने नहीं देता हूँ, मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, बिकॉज इसमें बहुत कुछ ऐड कराना होता है आपको, करंट अफेयर से ऐड करना है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो बुक्स हैं पब्लिश, कई सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, उनके कमेंट्री जो है वो हम ऐड करेंगे, तो that will little stretch our this classes, but max to max फिर भी आपका 5 मंथ्स ही जाएगा। ठीक है, 4 मंथ्स मिनिमम है, 5 मंथ्स मैक्सिमम है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। आई हैव अ होल स्ट्रेटजी फॉर दैट। एंड इसके अलावा आपके जो क्लासेस के टाइमिंग्स रहेंगे, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे आपकी क्लास नहीं होती है, बट विल सी कि मैं आपको कुछ सैटरडेज को बुलाऊंगा ताकि हम सिलेबस को थोड़ा और एडअप कर सकें, या सैटरडे का हम क्लास टाइम रख लेंगे सिर्फ आपका रिवीजन के लिए, ठीक है, या फिर आपका आंसर राइटिंग कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो दीज आर द आइडियाज। ठीक है, एंड अच्छा, ये टाइमिंग सबको सूट करती है, कुछ चेंज भी चाहते हो उसमें? सबको सूट करती है टाइमिंग? ओके जी, अगर चाहते होंगे तो हम जब कल से बैच शुरू करेंगे तो फिर देख लेंगे, अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन है कि हम सुबह 8 बजे भी क्लास ले सकते हैं, 7 बजे भी ले सकते हैं, या रात को भी क्लासेस कर सकते हैं, बट दैट विल डिपेंड अपॉन योर सुटेबिलिटी व्हेन यू कम फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ठीक है, कल से हम बैच शुरू कर देंगे, कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगे, एंड जो भी क्वेरीज क्वेश्चंस आपके होंगे वो आप मुझे अकॉर्डिंगली पूछ सकते हैं। जिनको हैंड आउट नहीं मिला है वो मुझसे अभी कलेक्ट करते हुए जाना, एंड जिनको मिल चुका है थोड़ा कल से क्लास में साथ हमेशा लेके आना उसको। ठीक है, चलो ऑनलाइन आपको कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन? हाँ, आपको क्लास नोट्स मटेरियल आई विल प्रोवाइड, देयर विल बी सम बुक्स व्हिच यू नीड टू प्रिपेयर, व्हिच यू नीड टू परचेज। कुछ बुक्स होंगी जो आपको खरीदनी पड़ेगी, बाकी तो मैंने ही हैंडआउट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, या पीडीएफ्स की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, तो अकॉर्डिंगली यू कैन टेक। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच।